वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंध रखता होगा, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रत्येक हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनें 10-10 व्यक्तियों के पास एक वीडियो को ये शेयर करेंगे। और आपको बता दूं कि इसी प्रकार से आप लोगों को बड़े ही आसानी से समझाने का प्रयास इससे पहले 4 लेक्चर के माध्यम से किया गया है। उसमें हमने तो पहले लेक्चर में हमने बड़े ही आसानी से किसके बारे में समझा, तो पहले लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्तों हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझा, उसके सामाजिक धार्मिक इन सभी कारणों को समझा जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उसके बाद में हमने संवैधानिक विकास की दिशा में 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के बारे में समझा। उसके बाद में हमने तीसरे लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी उसके बारे में समझा, राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। चौथे लेक्चर में हमने कल की वीडियो में उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझा, अर्थात जो नरम दल था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद में जो उसमें नरम दल था उसके बारे में हमने समझा। दादा भाई नौरोजी इन सभी के बारे में समझने का प्रयास किया। WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो थे इनकी विचारधारा को समझा था कल की वीडियो में हमने। और आज का वीडियो जो होगा आपका वो उग्रवाद अर्थात गरम दल होगा, अर्थात 1905 ईस्वी में 1907 ईस्वी के आसपास जो होगा, जो उग्रवादी राष्ट्रवाद हमारे सामने आएगा। मतलब कि जो कांग्रेस में ही आप देखेंगे कि जो उग्रवादी अर्थात गरम दल का विकास होगा, लाल बाल पाल जो होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो विचारधारा कैसी थी, ये लोग किस प्रकार की विचारधारा अपना रहे थे, तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने वीडियो देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। बड़े ही आसानी से इसी प्रकार से हम एक एक चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है मैंने खुद के हिसाब से कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। तो ये बिल्कुल भी आप मत समझिएगा कि ये आपके सिलेबस के चैप्टर के हिसाब से या फिर आपके किताब के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी किताब में चैप्टर तो शामिल है, लेकिन हो सकता है चैप्टर 3 में हो या फिर 2 में हो या फिर 5 में हो या 6 में हो। लेकिन ये मैं जो सीरियल से अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये जो है चैप्टर 5 जो है मेरे हिसाब से है। ये 5वां वीडियो आज का लाइव हो रहा है आपके समक्ष। ओके, ध्यान रखें। इसके अलावा महासंग्राम वीडियो और दोनों मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला लिखित वाला अवेलेबल हो चुका है, इन दोनों को देख लीजिएगा। इनसे यहाँ एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं कि महासंग्राम वीडियो एक आध दो और मैं दे दूंगा, एक वीडियो और दे दूंगा, जिसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है पेपर दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव के लगभग 500-600 प्रश्न होंगे एक ही वीडियो में। 2-3 घंटे की 4 घंटे की जो भी क्लास होगी, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न आपका करवा दूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 500-600 प्रश्न हो जाएंगे। बस वही आप लोग एक वीडियो में रात में देख करके जाइए और सुबह पेपर दीजिए, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के लिए हमेशा से लगातार आने जो है आपको जो है क्या दे रहा है, लगातार आपके लिए जो है कठिन परिश्रम कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है। तो आप लोग मेहनत को साकार करें मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें सभी दोस्तों के पास। और ध्यान रखेंगे सभी वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में हमने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बीए प्रथम सेमेस्टर की बना दी है, ऑलरेडी सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ पर से संबंधित जो है क्लासेस आपकी देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं भारत में जो है उग्रवादी जो आंदोलन है, अर्थात जो गरम दल है, वो कहाँ से उदय होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 19वीं शताब्दी की बात की जाए मेरे भाई, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 1850 ईस्वी के बाद से और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ अर्थात जो 1900 ईस्वी के आसपास है, 1901 1902 इन सभी के आसपास से कांग्रेस की जो नरमपंथी नीतियां थी उनके विरुद्ध जो है लोगों में असंतोष बढ़ता गया। अर्थात जो ये नरमपंथी लोग थे, ये जो विचार था, जिनका जो एक प्रकार से नरम सा रुख होता था, ये लोग आस्था रखते थे किसमें, जो ब्रिटिश नीतियां थी, ब्रिटिश जो न्याय था उसमें जो है ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या रखते थे, विश्वास रखते थे कि हाँ इनसे जो है न्याय तरीके से न्यायपूर्वक जो है हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, उसके बाद में ये लोग जो है उस पर जो है विचार विमर्श करेंगे अंग्रेज लोग, उसके बाद में हम लोगों को जो है क्या करेंगे, क्रमिक तरीके से ये लोग अपने जो है स्वतंत्रता के डिमांड किया करते थे, स्वशासन की मांग करते थे।
और कहीं न कहीं पे ये बात जो है लोगों को, बहुत लोगों से क खूब खल रही थी और वही लोग आगे चल कर के क्या बोलते हैं, जो है असंतोष उनमें बढ़ता जाता है और बढ़ने के बाद में गरम दल की व्यवस्था हो जाती है। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी जो भिक्षा याचना की नीति थी, उसने कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बना दी थी। लोग कांग्रेस संस्था का नाम सुनते ही हँसना प्रारंभ कर देते थे। इस प्रकार से स्थिति बन चुकी थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस में एक नए तरुण दल का विकास हुआ और वह तरुण दल जो है एक प्रकार से गरम दल के नाम से जाना जाता था। और यह तरुण दल जो था, यह जो नया दल था, जो पुराने नेताओं का क्या करता था, आदर्शों के, पुराने नेताओं के, उनके सिद्धांतों का क्या करता था, एक प्रकार से बहिष्कार किया, मतलब उनका कड़ा आलोचक बन गया, उनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। और इसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस थी, पार्टी थी, वो दो गुटों में जाकर के बढ़ जाती है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी को हमने कल समझाया था, जिसमें उदारवादी में आपके कौन कौन से व्यक्ति थे मेरे प्यारे दोस्तों। उदारवादी में हमने आपको बताया था, उदारवादी में आप लोगों ने देखा होगा, दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, दीन साहब वाचा, व्योमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब जो है हुआ करते थे। अब हुआ क्या कि अब इन लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों, इन लोगों की जो नीतियां थी, इन लोगों की नीतियों ने जो है कांग्रेस की एक प्रकार से व्यवस्था को एकदम से ढिलवाही में ही, मतलब ढिलवाही क्या, इन लोगों की नीतियां तो अलग तरीके से थी, लेकिन उसी में एक जो है गुट जो है फैल रहा था, जो कि एक प्रकार से थोड़े उग्र थे, थोड़े जो एक प्रकार से तरुण थे, जवान थे। कहने का मतलब ये थोड़े से उनकी विचारधारा थोड़ी-सी क्या थी, थोड़ी-सी तगड़ी थी, मतलब कि जो बातें होती थी कि हाँ, अगर एक हाथ में माला, योगी जी की विचारधारा की एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी है, इस प्रकार की विचारधारा रखते थे। तो इस प्रकार से वो लोग कड़े आलोचक बन जाते हैं इन लोगों के, जो नरम दल थे, और इस प्रकार से कांग्रेस जो है 2 गुटों में बँट जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो नरम दल और एक गरम दल। इसी को नरम दल या गरम दल जो कहा जाता है, इसी को एक को मेरे प्यारे दोस्तों जो है उदारवादी भी कहा जाता है। तो उदारवादी जो है नीतियाँ हैं, उदारवादी जो नीतियाँ हैं, उदारवादी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी को नरम दल के नाम से जाना जाता है। और जो उग्रवाद है, उग्रवादी विचारधारा है, ये उग्रवादी जो विचारधारा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको गरम दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गरम दल में खास करके बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है। ओके, अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अब आगे की चीज़ें क्या होती हैं, और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो कांग्रेस उग्रवादी और जो है उदारवादी 2 धाराओं में बढ़ गया, फिर नरमपंथी या गरमपंथी धाराओं में बढ़ जाता है। आगे चल कर के 1907 ईस्वी में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 दलों में, नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है। कब? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। ओके, अब आप ध्यान रखेंगे। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में उग्र राष्ट्रवादिता जो है हमारे सामने आती है। तो आपसे पूछेगा कि उग्र राष्ट्रवादिता भारत में कब पनपती है, तो कब पनपती मेरे प्यारे दोस्तों, 1907 ईस्वी में खुल करके हमारे सामने उग्र राष्ट्रवाद की भावना हमारे सामने नजर आती है। और जो कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के एक दूसरे पंथ, अर्थात जो नरम पंथ था, सॉरी, जो गरम पंथ था, उसमें आती है, गरम दल के नेताओं में ऐसी विचारधारा देखने को मिलती है। और यही विचारधारा से लोग भी प्रभावित होते हैं बहुत सारे, और जो कि गरम पंथ, मतलब कि गरम दल को भी बहुत ज़्यादा जनता सपोर्ट करती है और नरम दल को भी सपोर्ट करती है। अब इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं बातें, अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को। ठीक, तो भारत में जो उग्रवादी आंदोलन है, उसका जन्म जो है अचानक से नहीं हो गया था कि 1907 ईस्वी में डायरेक्ट हो गया हो। यहाँ पर वर्षों से सुलगते असंतोष और निराशा की का परिणाम था कि लगातार ये लोग नरम दल वाले जो नियम जो है जो आते थे, उनकी भारत मतलब कि आलोचना करते थे और उसको कहते थे कि हाँ, आप लोग इस नियम को हटाएं। बहुत ज़्यादा जो है ऐसी प्रकार से डिमांड इस प्रकार से करते थे कि लग रहा हो कि हाँ, वही हमारे सर्वे सर्वा हैं। कई चीज़ें हैं, हमने उस वीडियो में बताया भी था आपको कि ये लोग उनमें विश्वास करते थे, उनकी न्यायशीता में, उनके एक प्रकार से नियमावलियों में जो नियम बनाते थे उनमें विश्वास करते थे, उनके कानून में विश्वास था इनको। ठीक, नरम दल वालों को। तो इसका एक प्रकार से निराशा थी लोगों में और असंतोष फैला हुआ था कि जब इतना ज़्यादा कि एक प्रकार से किसी से लगातार कहो कि भैया ये चीज़ हो गए, भैया ये चीज़, अब भैया एक प्रकार से सुनने में नहीं आ रहे हैं कि भैया का एक भाव नहीं मिल रहा है, तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगी। तो वही गुस्सा जो है आई लोगों को, और वही आकर के विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और ये सब मिल करके एक दूसरा दल जो है कांग्रेस में ही बन जाता है, तो वो गरम दल के नाम से है। ठीक, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, राष्ट्रवादी में, मतलब कि राष्ट्रवाद में जो है उग्र राष्ट्रवाद जो शब्द होता है, ये हमारे सामने प्रचलन में आता है। ठीक, इसके विकास में अनेक कारणों का योगदान है। अब कौन कौन से कारण है उसको हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला कारण है कि क्या,
पहला कारण ये था उग्र राष्ट्रवादी का या फिर गरम दल का आना। पहला कारण ये था कि कांग्रेस की विफलता। कांग्रेस की विफलता कैसी, इसको समझ लेते हैं। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही सरकार के प्रति भिक्षाटन की नीति अपनाई थी। भिक्षाटन माने कि हम लोग भीख मांग करके जो है जो नीतियां होती हैं या फिर कोई चीज़ अगर भारतीय जनता की डिमांड करने की माने टैक्स भारतीय जनता पर ज़्यादा लग गया, या हो सकता है कि और भी चीज़ें भारतीय जो आर्थिक नीतियां हैं या फिर कोई भी चीज़ हो कि भारतीयों पर कोई भारतीयों को डिमांड हुई कि भारतीयों को ये चाहिए सरकार से, तो उसकी एक प्रकार से भीख मांगते थे हम लोग, मतलब कि भिक्षाटन की नीति थी किसकी, कांग्रेस की। तो इससे लोगों को क्या हुआ, थोड़ा मनमुटाव हुआ कि ऐसे कब तक चलेगा, कि भीख कब तक मांगेंगे हम इन लोगों से, और भीख मांगने पर भी मिल भी नहीं रही थी। तो ये चीज़ें थी। तो कांग्रेस ने प्रारंभ से ही सरकार के प्रति भिक्षाटन की नीति अपनाई थी। उसने संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी, परंतु सरकार ने उस पर जो है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही किया कि 1861 ईस्वी के एक्ट में संशोधन कर करके 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कर दिया। जब कोई जो है एक्ट आया था 1861 ईस्वी का, उसमें संशोधन को लेकर के जो कांग्रेस थी उसने जो है एक प्रकार से बातें सौंपी थी कि इसमें संशोधन किया जाए, जो कुछ नकारात्मक पहलू थी उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो उसको ध्यान में देते हुए लोगों मतलब कि सरकार ने क्या की थी, जो ब्रिटिश सरकार थी मेरे प्यारे दोस्तों, उसने 1892 ईस्वी में क्या किया, सॉरी 1892 ईस्वी में उसने क्या करा, क्या 1892 ईस्वी में उसमें जो कुछ चीज़ें थी उसमें जो है कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, थोड़ी जो है दूसरा नियम ला दिया 1892 ईस्वी में। उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा क्या थी, सही तरीके से सकारात्मक चीज़ें नहीं थी, उसमें भी नकारात्मक पहलू बहुत सारे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भिक्षा की तरीके से मांगते थे और उस पर भी सुनवाई सही तरीके से नहीं होती थी। अब जब ये लोग उसी कांग्रेस में जो और भी नेता थे, जब वो लोग देखते थे तो उनके मन में खटकती थी बातें कि बताओ हमारे देश, हम पर ये लोग राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और हम ही जब कह रहे हैं कि हाँ भैया ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो उस पर एक प्रकार से हम लोगों पर मजा ले रहे हैं और ठिल्ली उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से बातें हैं। तो लोगों में असंतोष हुआ कि भाई ये कांग्रेस के लोग मतलब ऐसे सही तरीके से नहीं कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस बनी थी उस उद्देश्यों का पालन नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से तो कांग्रेस विफल हो रही थी हर मामले में, और इसी का एक प्रकार से इसी कारणों से क्या हुआ कि भारत में उग्र राष्ट्रवादिता को बढ़ावा मिला। ठीक, तो क्या भाई जो है परंतु जो है सरकार ने उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। 1861 ईस्वी का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कर दिया गया। इस एक्ट के सुधार में मतलब कि इस एक्ट में जो सुधार किए गए थे वह भी पर्याप्त नहीं थे, मतलब जो बातें जो है कांग्रेस के द्वारा की गई थी कि इस एक्ट में कमियां हैं, उस कमियों को दूर भी नहीं किया गया था। तो एक प्रकार से जो भी चीज़ मतलब कांग्रेस लोग कहते थे उस पर पूरा ध्यान जो है अंग्रेज सरकार कभी नहीं देती थी। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी, और लोग जो है उतरने लगे कि हाँ भाई आप लोग इस प्रकार से किस प्रकार से डिमांड कर रहे हो कि हाँ सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अनेकों विश्वास जो है था कि भिक्षाटन की नीति पर त्याग के मतलब कि ये बिना सरकार से किसी प्रकार का आशा करना व्यर्थ है, इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना आवश्यक समझा गया। तो लोगों ने अब संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, और यही संघर्ष जो है आगे चल करके एक जो है दल ही बना देता है जो गरम दल के नाम से आता है। और यही गरम दल आगे चल करके क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, कड़ी जो है एक प्रकार से आलोचना करता है किसके, अंग्रेजी सरकार के जो नियम होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के जो नरम दल के एक प्रकार से कोई नीति हो उसका भी एक प्रकार से लोग आलोचना करते हैं ये लोग। और उसके बाद में जो अंग्रेज सरकार है उनकी तो करते ही हैं खूब जड़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। दूसरा कारण क्या है भाई, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है इसका, आर्थिक कारण ये है मेरे प्यारे दोस्तों, किसका आर्थिक कारण, तो इसका मतलब कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ उसका जो एक आर्थिक कारण कौन सा है कि सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, उसने आर्थिक नीतियों के कारण जो है असंतोष जो है सुलग रहा था लोगों के मन में। सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, लगातार भारत के धन का एक प्रकार से शोषण किया जा रहा था। ऐसी नीतियों का बनाया जाना कि जिससे क्या होता रहा, गरीब जो हो रहा था और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों भारतीयों को ज़्यादा गरीबता झेलनी पड़ रही थी। तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या था, दयनीय स्थिति हो चुकी थी भारतीयों की। अब इस चीज़ों को देखने के बाद में भी लोगों के मन में
जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय नेता थे, जो कांग्रेस में कार्य कर रहे थे, उनके मन में एक प्रकार से ये बात ज़रूर सालने लगती है कि हाँ, ऐसे हमारे भारतीय लोग किस प्रकार से दयनीय स्थिति में आ चुके हैं और अंग्रेज लोग किस प्रकार से मज़े कर रहे हैं। तो इस पर एक प्रकार से संघर्षात्मक या प्रतिक्रियावादी नीति जो थी, वह बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रबल रूप धारण कर लेती है और वही चल कर के आगे चल कर के गर्म दल का उदय कर देती है, ठीक? और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता वहीं से। गरीबी तथा दरिद्रता बढ़ गई थी। गरीबी तथा दरिद्रता बढ़ रही थी। सरकार इस फिराक में लगी हुई थी कि कैसे भारत से अधिक जो है धन और कच्चा माल ले जाकर के इंग्लैंड की आर्थिक संपन्नता बढ़ाई जाए और वहाँ के उद्योग धंधों को विकसित किया जाए। भारतीय उद्योगों को विकसित होने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी नीतियाँ अपना ली थी कि जिससे उनका विकास ना हो सके, कि भारत के लोग भी कोई धंधा व्यापार कर सके। इसके लिए जो है उन लोगों ने बहुत सारी नीतियाँ बनाई जिससे भारत का जो व्यापार है वो चौपट हो सके और उनका व्यापार ही हर जगह चल सके। रानाडे एक व्यक्ति है, रानाडे की ये जो है प्रकार से पुस्तक है सेज इन इंडियन इकोनॉमी। एक पुस्तक है, क्या है यह, सेज इन इंडियन इकोनॉमी। यह सेज इन इंडियन इकोनॉमी जो है गोविंद रानाडे की एक पुस्तक है। इसको जो इसमें इन बातों का मेंशन भी किया गया। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1921 में प्रकाशित हुई थी। और आरसी दत्त की एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1921 में इसका भी प्रकाशन हुआ। इत्यादि पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को यह बात पता चली कि हाँ, भारत की जो नीति है वह किस प्रकार से, मतलब कि भारत में जो अंग्रेज नीति है, अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति बनाई है वह किस प्रकार से बड़ी बेकार नीति है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, भारतीय जो धन है उसको अंग्रेज लोग जो है इंग्लैंड में ले जा करके वहाँ पर वो लोग मौज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भूखों मर रहे हैं और वहाँ पर लोग जो है जो क्या कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लोगों को ये पता चली। और चूंकि उस समय टीवी जो है व्हाट्सएप फेसबुक ये सब तो था नहीं कि हाँ बता दे कि हाँ ये बात हो रही है, ये पता तो चल नहीं पा रहा था। तो उस समय जो है लोग पुस्तक पढ़ते, तो इन पुस्तकों को जब लोगों ने पढ़ा तो उनको पता चला कि हाँ भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। और उसके बाद में लोगों के अंदर आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी अंग्रेजी सरकार के प्रति। और इस प्रकार से यही आक्रोश की भावना आकर के उग्र राष्ट्रवाद की एक प्रकार से नींव डाल देती है। ओके, ध्यान रखिए। तो नई पीढ़ी के नेताओं ने इन्हीं पुस्तकों के तथ्य लेकर के अंग्रेजी सरकार की क्या करना शुरू कर दी, आलोचना करना शुरू कर दी। और इस प्रकार से एक प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद की भावना हमारे सामने निकल करके आती है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारण क्या है भाई, तीसरा कारण यह है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। एग्जाम से आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारण बताइए, या भारत में उग्र राष्ट्रवाद जो है के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है गर्म दल की जो विचारधारा है उसके बारे में बताने का प्रयास करिए। फिर गर्म दल के उदय होने के कारण कौन कौन से थे उसको बताइए। तो कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, इन जो चीज़ों को अगर आप लोगों ने मेंशन कर दिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव कैसे, 19वीं शताब्दी के अंतिम एवं 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इन घटनाओं में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को क्या कर दिया, विकसित करा। इन घटनाओं में इटली में घटना हुई थी, आसीनिया का युद्ध हुआ था। इटली में आसीनिया का युद्ध में इटली की जो पराजय हुई थी, रूस जापान युद्ध में रूस की हार हुई थी और रूस की क्रांति 1904 से 1905 ईस्वी में हुई। अफ्रीका का जो है बोअर युद्ध हुआ इसी समय। चीन का बक्सर का युद्ध हुआ और टर्की का स्वतंत्रता संग्राम जो है, ये सब महत्वपूर्ण है। इन सभी युद्धों से, इन सभी स्वतंत्रता संग्राम को देखा जब लोगों ने, भारतीय लोगों को इन सभी के बारे में जब पता चली तो लोगों ने सोचा कि हाँ वो लोग कर रहे हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग भी तो एक प्रकार से मनुष्य हैं। जब वो लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग करी है, हम लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। हम लोगों के अंदर भी एक प्रकार से वो इसी काबिलियत है। इस प्रकार से लोगों के अंदर भावना आने लगी और वही लोग जो है क्या करने लगे, लोगों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद जो कि उग्र राष्ट्रवाद है वो उदय होना प्रारंभ हो जाता है। और इन क्रांतिकारियों को जब लोगों ने देखा, इन विद्रोहों और क्रांतियों ने दिखा दिया कि साम्राज्यवादी शक्तियों को पराजित
किया जा सकता है। जापान जैसे छोटे देश द्वारा रूस जैसी जो महान शक्ति थी, उसको पराजित करना एक प्रकार से अपने आप में आश्चर्यजनक घटना थी। और जब ऐसे लोगों ने सोचा कि बताओ जो है जापान एक छोटा-सा देश है और रूस जो है पता नहीं कितने जापान जो है रूस में समाहित हो जाएँ। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है भूमि की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जापान ही मतलब कि वो रूस ही है। और रूस जो है जैसे बड़ी विशाल महाशक्ति उस समय माना जाता था, उसको हरा दिया किसने? जापान जैसे छोटे देश ने। तब लोगों को पता चली मतलब हम भारत के लोगों ने देख सोचा कि भाई जापान बताओ इसे जो है हरा दे रहा है, तो हम लोग भी अगर इनके खिलाफ जो है क्या करें जो है ये सब करें तो हम लोग भी हरा सकते हैं। रूस जापान युद्ध में बौनों ने दानों को पराजित कर दिया। ऐसा लग रहा था इन घटनाओं का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीयों में यह भावना प्रबल होने लगती है कि वे भी संघर्ष के द्वारा भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया मिटा सकते हैं और भारत को यहाँ से मतलब कि आज़ाद करवा सकते हैं। ऐसा लोगों को लगने लगा। और जब लोगों को ऐसा लगने लगा तब लोगों ने देखा कि उस समय जो हमारे जो नरम दल के नेता थे वो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके जो है कोई चीज़ों का मांग की हरदम मांग कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भैया जब क्या होता है, जब लातेग मनी कहते हैं ना कि लातेग मनी बातें नहीं मानते हैं, तो वही का जो है यहाँ पर नियम जो है लगाने का प्रयास उग्रवादी नेताओं ने करने का प्रारंभ किया। ठीक है। हालाँकि वो नरम दल के नेता भी कुछ अपने स्थान पर सही भी कर रहे थे, चूँकि उन लोगों को उतना ज़्यादा पता भी उस समय नहीं चल पा रहा था कि हाँ, क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि एक संस्था अगर बनी है, तो उस संस्था को अच्छे तरीके से चलाया जाए और संस्था को बंद ना हो, इस प्रकार से हर एक चीज़ देखना रहता था। तो इस सभी को देखते हुए वो लोग चलते थे। लेकिन फिर भी जो है दोनों का होना ज़रूरी है। नरम पंथ, गरम पंथ दोनों आए, बड़ी ही अच्छी बात है दोनों आए। बाद में चल कर के दोनों एक हो जाएँगे और फिर चीज़ें होती हैं। गांधी जी आते हैं, सभी को एक में मिलाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। ठीक है? आगे समझेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ जो है जो है इस साम्राज्य क्या होता है भाई, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, मतलब कि उग्र विचारधारा हमारे सामने आती है। चौथी बात क्या है कि लॉर्ड कर्जन जो था उसकी प्रतिक्रियावादी कुछ नीतियाँ थी। उस नीतियों के कारण से भी क्या हुआ, लोगों के अंदर एक प्रकार से क्या हुआ लोगों के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल एक प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके, हम समझ लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों के फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया, मतलब भारत के विरोधी जो है ये रहता था। लॉर्ड कर्जन जो था ये वायसराय था यहाँ का। और आगे बढ़ते हैं हम। और उसकी भावनाओं को अपने पैरों जो है तले कुचलता था। भारतीय मतलब भारत की जो भावनाएं हैं, भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास करता था। कौन? ये जो लॉर्ड कर्जन था। वह भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत करने आया था। उसने भारतीयों को संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकार देने के बदले सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। उसने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या घटा दी। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट द्वारा उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण भी बढ़ा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जो कि भारतीय भाषाओं में छपते थे। उसका सबसे विवादास्पद जो कार्य था वो बंगाल का विभाजन था। और जब बंगाल का विभाजन उसने किया, बंग भंग किया, 1905 में शायद आसपास हुआ था, 1910 में हुआ था या 5 में, 10 में हुआ था शायद। जब भी हुआ हो, मुझे क्लियर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कब हुआ था भाई, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। बंग भंग कब हुआ था, बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था, उसको आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन ने किया था। और एक घृणित कार्य था। ये बंगाल को दो भागों में बांट देता है, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल जो था इसमें बढ़ जाता है। तो असम मतलब पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित कर दिया। और यह कार्य जो है क्या क्या होता है, बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोधों की उपेक्षा करके किया गया था। लोग नहीं चाहते थे, ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी ये की हो, लेकिन ये कर दिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोगों के अंदर एक भावना प्रबल रूप में हमारे सामने आती है। और वही भावना जो है उग्रवाद की भावना कहला सकते हैं। तो ये भावना हो गई। अगला है पांचवा चीज क्या है भाई, पांचवा कारण क्या हो सकता है इसका। पांचवा कारण है उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए जो है वादी नेताओं का प्रादुर्भाव। उग्रवादी नेता को छाए हमारे सामने और उनके विचारों में भी परिवर्तन, मतलब विचार थोड़े अलग से थे, थोड़े एक प्रकार से जैसे जुनून वाला जो विचार होता है वो था। तो उस उग्रवादी नेताओं के प्रादुर्भाव से भी क्या हुआ, जो उग्र राष्ट्रवाद था उसकी भावना प्रबल होती है। उग्र राष्ट्र मतलब कि उग्रवाद की भावना विकसित करने में अनेक भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही देश में जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा भी विकसित हो रही थी। बंगाल में अश्विनी कुमार दल, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री जो है मतलब कि चिप लेकर उग्र विचारधारा का प्रसार कर रहे थे।
वहीं इसे बाल गंगाधर तिलक ने और आगे बढ़ाया। और उन्होंने अपने समाचार पत्रों द्वारा मराठा और केसरी, जो इनके बाल गंगाधर तिलक के क्या थे, जो समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, इन जो समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध जो था बहुत ही ज़्यादा प्रक्रिया क्या कर दी, तेज कर दी। जब अंग्रेजों के विरुद्ध प्रक्रिया तेज कर देते हैं, उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी पर्व के द्वारा भी उग्र राष्ट्रवादिता की भावना को बढ़ावा दिया। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन बताया। कांग्रेस को क्या कहा, चापलूसों का सम्मेलन कहा। तिलक ने यहाँ तक कहा कि यदि हम वर्ष के एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, एक साल में एक बार होता था, मतलब कि एक अधिवेशन होता था कांग्रेस का एक साल में एक बार। अब उसी में जो है हम अधिवेशन में नियम बनाते थे कि हाँ हमको क्या मांगना है, क्या अंग्रेजी सरकार से कहना है, कैसे जो है क्या होना है, वो सारी बातें, मतलब जो नीतियाँ वगैरह है, फिर को उनके नियम में क्या कमियां रह गई हैं, उन सभी को हम लोग एक साल के बाद में वही डिस्कस करते थे, वही अधिवेशन होता था। तो उसी की जो है आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि यदि हम वर्ष भर में, मतलब कि एक साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, मतलब मेढक टर्राता है, बोलता है मेढक, तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। तिलक के अतिरिक्त विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने भारतीय देश के लिए अपना बलिदान देने को प्रेरित किया। इनके विचारों से प्रभावित होकर के अधिकतर भारतीय उग्रवाद की तरफ अग्रसर हुए थे। ठीक, तो ये जो है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम जो हैं उग्रवादी राष्ट्रवाद में बड़ी फेमस हैं। और ये लोग कड़ी आलोचना करते थे किसकी, नरम दल के नेताओं की भी। ठीक है, कांग्रेस को खोल करके जो है कहा कि हाँ ये क्या है भाई, क्या है ये, चापलूसों का सम्मेलन है, कांग्रेस को बोल दिया। किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से आलोचना करते थे, कटु आलोचना। और गुस्सा भी लगी हुई होगी उनको जरूर, बिल्कुल भी, कि हाँ भाई जो है अंग्रेज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर पर चढ़ रहे हैं, पूरे के पूरे संसार में अलग अलग तरीके से क्रांतियाँ हो रही हैं, लोग आज़ाद हो रहे हैं, मार के भगा रहे हैं अंग्रेजों को, और हम लोग यहाँ से भीख मांग रहे हैं उनसे, हमारे देशवा में अधिकार किए हुए हैं, हम भी भीख मांग रहे हैं, इस प्रकार से। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन एक कारण है, बनता है भारतीय राष्ट्रवाद का, उग्र उग्र राष्ट्रवाद का उदय होने का। क्या है भाई, संभवतः कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों में, बंगाल और असम, मतलब बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करना था। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़ी विरोध, मतलब विरोध की उपेक्षा करके किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्जन जो था, लंदन स्थित गृह सरकार भारत के लोकमत की किस प्रकार अवहेलना करते हैं। यह स्पष्ट था कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया था, एक जो मुस्लिम और हिंदू के आधार पर किया गया था, कि बंगाल में कुछ मुस्लिम जो थे वो ज़्यादा थे और हिंदू भी ज़्यादा थे, तो हिंदू क्षेत्रों को एक प्रकार से दूसरा बंगाल बोल दिया गया, और मतलब कि मुस्लिम वालों को, जैसे कि जो आज का बांग्लादेश है उसको पश्चिमी बांग्लादेश कहा, मतलब कि पश्चिमी बंगाल, और इसको पूर्वी बंगाल, मतलब कि जो आज का बांग्लादेश है, मतलब कि बंगाल है, उसको पूर्वी बंगाल और उसको पश्चिमी बंगाल, ठीक बोला जाता था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दो भागों में बांट देते हैं मुस्लिम, मतलब कि इससे क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदुओं में इसने क्या करा, फूट डालने का प्रयास, करने का प्रयास किया। ठीक, बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र बंगाली ने इस घटना के, मतलब इस घटना को राष्ट्रीय विपत्ति बताया, और समूचे बंगाल में विरोध जो है सभाएं गठित हुई, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और लगातार क्या हुआ, लोगों के मन में एक भावना आई कि हाँ ये गलत कार्य हो रहा है, और ऐसे में लोगों के अंदर क्या हुआ, उग्र रूप धारण करने का एक प्रकार से विचार आया, और उग्र वही जो विचार आया वही उग्र राष्ट्रवाद है। उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल को अंगीकृत करने को कहा लोगों से। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी जो है बल दिया गया। विदेशी माल को बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और भारतीयों को कार्य तथा सेवा के अवसर मिलने लगे थे। शीघ्र ही यह अनुभव किया गया था कि विदेशी शोषण के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली हथियार है, लोगों से आर्थिक आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना अधिक सरल था। इस प्रकार से लोगों के अंदर क्या हुआ, सरकार नियंत्रित शिक्षा संस्थानों के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्र राष्ट्रवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की धमकी दी, तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी बनाई थी इसी श्रृंखला में। उसके बाद में, ठीक है,
तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों की ये चीज़ें थी जो कि हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो ये परिषद भी बनाई। तिलक ने असहयोग का सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इस प्रशासनिक मशीन को निर्विघ्नता से चलने से सहायता देते हैं। यद्यपि आप दलित तिरस्कृत हैं, परंतु फिर भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी आपको अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, जिससे आप यदि चाहें तो प्रशासन को ठप कर सकते हैं। यदि जनता चाहे तो प्रशासन को एक प्रकार से मटियामेट कर सकती है, प्रशासन को भंग कर सकती है। इस प्रकार की शिक्षा लगातार दी जाती रही। तो ये एक प्रकार से कई चीज़ें थी जो कि एक प्रकार से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देती हैं। हालाँकि यहाँ पर उग्रवादी जो नेता थे उनके कुछ उद्देश्यों को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। प्रश्न आपसे क्या बनेगा? प्रश्न यहाँ पर है आपके समक्ष, देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न है आपके समक्ष, क्या है कि उग्रवादियों के राजनीतिक जो है उद्देश्य बताइए। उग्रवादियों के राजनीतिक उद्देश्य बताइए, प्रश्न है आपके सामने। उत्तर में क्या लिखेंगे? आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं उत्तर में कि उग्रवादियों, क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे कि उग्रवादियों के उद्देश्य उदारवादियों से भिन्न नजर नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन चाहते हैं। तिलक के शब्दों में अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन उसे प्राप्त करने के साधनों के कारण हमको उग्रवादियों की उपाधि मिली है। परंतु बिपिन चंद्र पाल और बंगाल के दूसरे उग्रवादी पूर्ण स्वराज्य ही चाहते थे। यद्यपि इस प्रकार की मांग करने वालों की संख्या अधिक नहीं थी। उग्रवाद के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। कहने का मतलब ये है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो जो है स्वशासन की मांग कहते थे। मतलब कि जैसे जो अंग्रेज, मतलब कि बाल जो मतलब कि वो जो नेहरू दादा भाई नौरोजी, इसी प्रकार से जो सुरेश जो है बनर्जी, और उसके बाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब जो चाहते थे, मतलब कि जो नरम दल के नेता लोग, अर्थात जो कांग्रेस चाहती थी कि स्वशासन की मांग करते थे अंग्रेजों से, तो वो स्वशासन की मांग बाल गंगाधर तिलक भी स्वीकार कर लिए थे। लेकिन जो है उग्रवादियों में बिपिन चंद्र पाल और जो है और भी दूसरे जो उग्रवादी नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, पूर्ण स्वराज हम लोगों को चाहिए। इस प्रकार से वो लोग मांग कर रहे थे। लाला लाजपत राय को आप लोगों ने देखा होगा, लाठी भी पड़ी हुई थी, मतलब कि वहीं में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कई चीज़ें होती हैं। उद्देश्यों को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके क्या उद्देश्य थे। उस उद्देश्य देखिए भाई, तो पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि उग्रवादी जो व्यक्ति हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार और उदारवादी दोनों के लिए विरोधी थी। मतलब कि उग्रवादी जो व्यक्ति थे वो ब्रिटिश सरकार की भी कटु आलोचना करते थे और उदारवादी नीतियों का भी एक प्रकार से क्या करते थे, कटु आलोचना करते थे। अर्थात ब्रिटिश सरकार और उदारवादी नेताओं के, मतलब नरम दल जो था उसका और ब्रिटिश सरकार का, दोनों के विरोधी थे। कौन? उग्रवादी जो नेता थे, मतलब कि जो गरम दल के नेता थे वो नरम दल के और ब्रिटिश सरकार दोनों के विरोधी थे। दोनों की नीतियों को एक प्रकार से बकाते थे, जो इसे जो नीतियां गलत थी उनको कहते थे। ठीक है। दूसरी बात क्या कि उग्रवादी जो थे वो ब्रिटिश शासन को अभिशाप समझते थे। क्या समझते थे? अभिशाप समझते थे। ब्रिटिश शासन क्या है? एक अभिशाप है, श्राप की बात समझते थे, जो हम लोगों पर थोप दिया गया हो। ठीक। तीसरी बात क्या है इसकी, मतलब उद्देश्य क्या था कि उग्रवादी जो थे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्व किया करते थे। ठीक है, क्या करते थे? भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते थे, और उसी गर्व के साथ जो है वो लोग जो है ब्रिटिश शासन को एक प्रकार से मटियामेट करना चाहते थे, ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते थे। चौथी बात यह है कि उग्रवादियों की राष्ट्रीयता हिंदू धर्म से प्रेरित थी। उग्रवादियों की जो राष्ट्रीयता थी वो हिंदू धर्म से प्रेरित थी। मतलब हिंदू धर्म जो के लोग थे वो अधिक मात्रा में इसमें थे, हिंदू धर्म से प्रेरित थी उग्र राष्ट्रवादिता जो थी। अगली बात इसमें थी ये कि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहते थे कि यह केवल दबाव की भाषा जानती है। क्या? जो ब्रिटिश सरकार है इसको दबाओगे अगर, मतलब कि इसको मजबूर करोगे कि हाँ, जैसे कि हमको इनसे स्वशासन की मांग नहीं करनी कि हाँ भैया स्वशासन को हमको दे दो, मांग नहीं करनी है। हमको मजबूर में, मतलब मजबूरी इनको चढ़ानी है कि ये लोग हमको मतलब कि शासन दें कि हाँ ये लो, आप अपना शासन आप संभालो, ऐसा हमको करना है, मजबूर कर देना है इनको कि यहाँ से भाग जाएं। ठीक, ये था एक प्रकार से उग्रवादियों का मानना, उग्रवादियों का उद्देश्य। आगे कुछ और भी प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं, उनको भी आपके समक्ष इसी चैप्टर से हैं। उग्रवादियों ने अपने आंदोलन को चलाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया? तो भाई किन साधनों का उपयोग किया यहाँ पर देख लेते हैं हम। साधनों के आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास। आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल और अरविंद घोष आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। मतलब उग्रवादी ये लोग नेता थे, उग्रवादी थे, सॉरी उदारवादी तो और लोग थे। ठीक, ये सब उग्रवादी नेता थे।
श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार, जबकि उग्रवादियों को सरकार के अच्छे इरादों से बिल्कुल भी मतलब कि अच्छे इरादों में भी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, परंतु उग्रवादियों की आशा का आधार ही सरकार की निष्पक्षता थी। उग्रवादियों के प्रमुख मुख्य साधन कौन थे वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन जो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट, उन्होंने क्या कहा था उग्रवादियों को लेकर के? उग्रवादियों को लेकर के इन्होंने एक अपना कथन कहा, क्या है भाई? उन्होंने कहा कि उग्रवादियों को सरकार के अच्छे इरादों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। चाहे सरकार कोई अच्छा इरादा दे या फिर कोई बुरा इरादा दे, उनको कोई विश्वास उनमें नहीं था, चाहे जितना अच्छा इरादा दे। मतलब जो है इन लोगों का कहना था, मतलब कि एनी बेसेंट ने कहा कि सरकार के जो नीतियां हैं उनमें इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, चाहे अच्छी नीतियां ही कोई सरकार क्यों ना बना रही हो ब्रिटिश सरकार, लेकिन उनमें इनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ठीक, तो ये बात इनकी कहने का मतलब ये है। ओके, आगे समझते हैं। उग्रवादियों के कुछ प्रमुख साधन थे, मतलब उग्रवादियों के साधन जो थे वो मुख्य रूप से कौन कौन से थे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला साधन कौन सा था भाई? निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या? निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध के दो उद्देश्य थे। प्रथम हुआ उद्देश्य कि भारतीयों के हृदय से इस भ्रम को निकालना कि अंग्रेज जाति सर्वशक्तिमान है। ये तो पहले भारतीयों के मन में कि अंग्रेज लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिमान, बहुत ज़्यादा इनके पास शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पास, अंग्रेजों के पास, इसलिए हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो है उनके दिमाग से डर को निकालना जो है क्या था, ये निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब जो बन गया था उसको एक प्रकार से निकालना, डर निकालना, भारतीयों के मन में जो डर बना हुआ था या जो भ्रम बना हुआ था कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा बलवान हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उसको निकालना था। ठीक, दूसरा था कि स्वतंत्रता के लिए अटूट देश प्रेम किया जाए, त्याग दिया जाए, बलिदान, इन सभी की आवश्यकता है। तो स्वतंत्रता के लिए अटूट देश प्रेम की आवश्यकता है, अटूट त्याग की आवश्यकता है, अटूट बलिदान की आवश्यकता है। ये दूसरी स्वतंत्र मतलब बात थी, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध के दो उद्देश्य थे, दोनों उद्देश्य हमने आपको बता दिए। आगे समझिए, आगे समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा है क्या? बहिष्कार। बहिष्कार क्या है? उग्रवादियों के इस कार्य में विदेशी सरकार का बहिष्कार किया जाता था, सरकारी नीतियों का बहिष्कार किया जाता था, सरकारी पदाधिकारियों का बहिष्कार किया जाता था, जो सरकार के मतलब कि जो विदेशी जो वस्त्र थे उनका बहिष्कार, मतलब जो विदेशी चीज़ें थी, मतलब कि जो उनके द्वारा चलाई गई कोई भी नीतियां हैं, तो उन सभी का बहिष्कार करना एक प्रकार से उग्रवादियों का एक प्रकार से कार्यक्रम था। तीसरा चीज़ क्या था कि स्वदेशी, मतलब कि इसमें था कि देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, स्वदेशी शासन आदि शामिल किया गया था इसमें। मतलब जो किया जाए खुद का किया जाए, पढ़ो लिखो तो सब अपने स्कूलों में पढ़ो, उनके स्कूल में नहीं पढ़ना है, इस प्रकार से चीज़ें की जा रही थी। आगे है चौथी राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा। उग्रवादियों ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, मतलब पाश्चात्य शिक्षा जो थी उसका विरोध किया, जबकि जो नरम दल था, जो है उदारवाद था, उदारवादी जो व्यक्ति हैं, उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन जो उग्रवादी थे वो पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? विरोधी थे, अर्थात जो यूरोपीय शिक्षा थी उसके प्रबल विरोधी थे। कौन? उग्रवादी नेता। ये लोग इसका खुल करके विरोध करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर इन लोगों ने बल दिया, उग्रवादियों ने, और जो है लोगों को एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया कि राष्ट्र के बारे में पढ़ो, राष्ट्रीय शिक्षा में आगे बढ़ो, राष्ट्र की जो शिक्षा है उस पर ध्यान दो, पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। तो यहाँ तक जो है उग्रवादियों के बारे में हमने आपको समझा दिया। ये उग्रवाद था जो कि हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो उग्रवाद आपकी समझ में आ गई बातें कि उग्रवाद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। उग्रवाद आपके समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी ना? उग्रवाद आपके समझ में आ गया? ठीक, वैसे नरम दल और गरम दल जो है 1905 ईस्वी में कांग्रेस में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था 1905 तक, लेकिन 1907 ईस्वी में उग्रवादियों का प्रभाव आ जाता है। उग्रवादी और जो है नरम पंथ गरम पंथ दो भागों में बढ़ जाता है, इसको हमने आपको विस्तार से बता ही दिया था। और भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो 1906 ईस्वी में हुआ, 1919 तक जो है यह चला। 1919 ईस्वी में जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी आ जाते हैं, और महात्मा गांधी के आने के बाद में जो होता है ये आंदोलन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और इस आंदोलन का अंत जो होता है मतलब कि महात्मा गांधी के पदार्पण से ही होता है। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था, और इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में चला गया था। 1906 से 1919 ईस्वी का जो समय काल है, इसमें इसमें नवयुवक क्रांतिकारी थे, लाल बाल पाल जो थे ये सब
अपने आप में एक प्रकार से मतलब कि हर एक क्षेत्र में आगे थे। कोई में आओ लड़ के अगर चाहे अंग्रेज सरकार जो कुछ करे और चाहे किसी मामले में आए, इस प्रकार से जो हमेशा अपने आप को देश के लिए मर मिटने पर तैयार रहते थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ये उग्रवादी आंदोलन थे जो हमने आपको समझा दिए। 1919 तक ये चलेगा। 1919 में महात्मा गांधी जो हैं वो भारत में आएंगे दक्षिण अफ्रीका से, और यहाँ पर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में वही जो है नरम दल और गरम दल के नेताओं को एक में मिलाएंगे, और उसके बाद में कहेंगे सभी लोग साथ में मिलकर के क्या करेंगे, अब लोग हम लोग आंदोलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन वगैरह प्रारंभ किया जाता है। अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब हम समझेंगे कि आगे भी वीडियो इसी प्रकार से आती रहेगी आपके समक्ष। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा कि हाँ सर जी आप लोग जो है अब क्या करेंगे, इसके बाद में क्या पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे, क्या क्लास होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दूं कल भी आपकी क्लास होने की संभावना मतलब कि बनी हुई है, मतलब कि कल भी आपकी क्लास होगी। अब कल हम जो है भारत में कांग्रेस सरकार के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया जो असहयोग आंदोलन था। गांधी जी 1919 में आ जाते हैं। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1919 में समाप्त होता है। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और 1919 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन है या 1920 ईस्वी में प्रारंभ होता है। खास करके 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है आरंभ किया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो है क्या चीज़ें होती हैं और असहयोग आंदोलन जो है क्यों प्रारंभ किया गया था। और प्रातः काल में लोकमान्य तिलक के अर्थात जो है बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है 1 अगस्त को ही। और तिलक के निधन पर शोक एवं आंदोलन का आरंभ दोनों एक साथ ही शुरुआत होती हैं। तो इसको हम समझेंगे। इस आंदोलन के कार्यक्रम के जो पक्ष हैं उन पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आंदोलन की प्रगति कैसे कैसे होती है, कैसे आंदोलन बढ़ता है, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कल का वीडियो जो होगा आपका वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो पहला कदम होगा आपका असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसके बारे में हम उनके नेतृत्व में उसके बारे में हम कल की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले आपको बता दूं कि अभी जो है इससे पहले आपकी क्लास हुई थी हिंदी की, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी की क्लास। और उससे पहले आपकी जियोग्राफी की क्लास हुई थी, तो जियोग्राफी की क्लास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 7 बजे से जियोग्राफी क्लास आपकी होती है, तो इसको भी आप लोग अटेंड करें जरूर। ओके, 8 बजे से आपकी हिंदी की क्लास और 9 बजे से आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, ये 3 क्लास आपकी डेली आपको मिल ही रही। तो आप लोग बड़े आसानी से और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक बात आपको बता दूं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले, अगर आपको नहीं पता है तो दूसरा चैनल मेरा है यमी करिकर नाम से है। उस पर इस समय अनसॉल्व पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे पास सभी लोगों को, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का।